Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन ह्यूमन का, यानी एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। तो देखते हैं, यहाँ पे मैं टॉपिक लिख देता हूँ। तो आज का टॉपिक है हमारा देखोगे ध्यान से। एक्सक्रीशन में हमने पढ़ा क्या था? एक्सक्रीशन का हमने सिंपल सा डिफिनीशन देख लिया था, क्लियर है ना। उसके साथ साथ हमने दो चीज़ें अलग से पढ़ा था, और दो चीज़ें क्या थी? एक था एक्सक्रीशन इन अमीबा, और उसी में हमने पढ़ा था एक और ऑस्मो रेगुलेशन। और ऑस्मो रेगुलेशन आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए क्या है। तो जो भी वाटर, आयंस, मिनरल्स, इन सब का बैलेंस बनाए रखना बॉडी में, इसी प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलेंगे, क्लियर है। ऑस्मो रेगुलेशन बहुत ज़रूरी होता है ताकि बॉडी में जो डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हो ना, वो प्रॉपरली सही तरीके से चल पाए। और अमीबा के केस में आपने देखा था कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या कर रहा था? ऑस्मो रेगुलेशन कर रहा था, ठीक है ना। अब देखेंगे हम किसे देखने वाले हैं? अब ह्यूमन के केस में देखने वाले हैं। देखो, लाइफ प्रोसेस में हम जो भी प्रोसेस पढ़ते हैं वो ह्यूमन के रिस्पेक्ट में अलग से पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन हमने डाइजेशन के फॉर्म में देखा अलग से। इसके बाद रेस्पिरेशन हमने देखा था, सेलुलर रेस्पिरेशन याद करो, ह्यूमन के केस में अलग से देखा था। फिर हमने ट्रांसपोर्टेशन इन सर्कुलेशन देखा हमने अलग से ह्यूमन के केस में। और फाइनली एक्सक्रीशन भी हम देखेंगे ह्यूमन के केस में। और सबसे लास्ट में बस थोड़ा सा है, वो प्लांट का एक्सक्रीशन देखना है, क्लियर है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ह्यूमन में एक्सक्रीशन की जरूरत क्यों पड़ती है, कहाँ से निकलेगा, क्या निकलेगा, उन सब चीजों को देखते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे नोट करोगे, लिखोगे यहाँ पे, एज ए रिजल्ट ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस taking place इन आवर बॉडी। देखो, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत सारे हो रहे हैं। मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बताया था, दो तरीके के होते हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, है ना। तो सिंपली मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सा समझो, सेल के अंदर जो भी रिएक्शन हो रहा है ना, उसको मेटाबॉलिक रिएक्शन बोल दो, ठीक है, सिंपल वर्ड में। तो डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं एज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंट वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी। ए नंबर ऑफ a number of metabolic waste are produced। क्या हो रहा है? तो बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये देखो, ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है ना, ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड विच आर टॉक्सिक टू आवर बॉडी। एंड आगे ध्यान देना, ये टॉक्सिक तो है ही, साथ ही साथ इसको हमारे बॉडी से निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड नीड्स टू बी रिमूव्ड आउट ऑफ बॉडी। तो ये समझ में आ गया आपको एक्सक्रीशन की जरूरत ह्यूमन में क्यों है। ह्यूमन में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं ढेर सारे, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। वो बेसिकली क्या है? टॉक्सिक है। अगर हमारे बॉडी में जमा हो गया तो क्या होगा? ये सभी वहां पे प्रॉब्लम करेगा। आराम समझ में? तो ये समझ में आ गया, विच आर टॉक्सिक टू आवर बॉडी, और उसकी जरूरत है बॉडी से बाहर निकालने की। अब देखो, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस क्या क्या करते हैं ह्यूमन के केस में। जो डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट है वो क्या क्या होते हैं देखना। द डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट इन ह्यूमन इंक्लूड्स। देखो क्या क्या इंक्लूड कर रहा है ना, इसे ध्यान से समझोगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है मेटाबॉलिक वेस्ट, बॉडी के लिए हार्मफुल है, आपको पता है, क्लियर है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहला मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया। कहाँ बनेगा? तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, यानी कि यहाँ पे लिख लोगे, ब्रैकेट देकर लिख लोगे, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग
रेस्पिरेशन। आ रहा है समझ में? तो ये कहाँ बनेगा? तो रेस्पिरेशन के टाइम में बनेगा, सेल के ही अंदर बन रहे, मेटाबॉलिक रिएक्शन है तो सेल के अंदर ही चलेगा। आ रहा है समझ में? तो ये हो गया हमारा पहला मेटाबॉलिक वेस्ट। दूसरा लिखोगे कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं। देखो नाइट्रोजीनियस वेस्ट में देखो सबसे पहले तो यूरिया आ जाएगा, दूसरा हमारा यूरिक एसिड आ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ये सब बनते हैं, एक मिनट, यूरिक एसिड ईटीसी लगाओ यहाँ पे। तो ये सब हो गए जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं। नाइट्रोजीनियस वेस्ट देखो फिर से मैं बतला देता हूँ आपको, नाइट्रोजीनियस वेस्ट के ही आधार पे मैंने ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया था, अगर आपको याद हो तो, यूरियोटेलिक, अमोनियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। तो ये सब जो यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये सब जो है ना, ये सब सारे के सारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट ही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिजम्स को हमने क्लासिफाई किया था 3 कैटेगरी में, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो ह्यूमन के केस में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखो कुछ पिगमेंट्स आ जाते हैं, जैसे देखो बाइल पिगमेंट आ जाते हैं। अब बाइल पिगमेंट में देखो दो आते हैं, एक आता है बाइलिरुबिन और दूसरा आता है, सॉरी, बाइलिवर्डिन, ठीक है ना। तो ये सब एक्चुअली ये सब क्या होता है ना कि जो आरबीसी के जो हेमोग्लोबिन होते हैं ना, तो उनसे ही इन सब चीजों का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? आगे देखना। इसके बाद और एक पॉइंट समझेंगे। इसके बाद देखो कुछ सॉल्ट होते हैं, कुछ विटामिन्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब होता है। अब यहाँ पे आपका एक सब क्वेश्चन आ जाएगा कि सर ये सब तो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मैंने ही बताया था इनफैक्ट कि वाटर, मिनरल, सॉल्ट, इन सबको एक बैलेंस में बनाए रखना जरूरी है। तो देखो द वर्ड इज बैलेंस में बनाए रखना जरूरी है, ज्यादा भी तो रखना जरूरी नहीं है ना, ज्यादा रखना इनफैक्ट हार्मफुल है। तो यहाँ पे एक पॉइंट यहीं पे लिखेंगे कि इन सब चीजों का ना एक लिमिटेड कंसंट्रेशन तक तो ठीक है, अगर ज्यादा हो गया ना तो प्रॉब्लम होता है। आ रहा है समझ में? यानी यहीं पे पॉइंट लिख लेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेंगे ऐसे, कंसंट्रेशन ऑफ these materials above a required amount is harmful। तो ये पॉइंट आप समझोगे कि ये सब जो सॉल्ट हो गया, मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए, इवन इन सब का कंसंट्रेशन एक अमाउंट से ज्यादा हो गया ना तो प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए एक्सक्रीट करना। अब देखो कम होता है तब भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन वहां एक्सक्रीशन तो नहीं ना हो रहा है। कम होगा तो हमें चाहिए ना, वहां एक्सक्रीशन नहीं करवाएंगे हम। द पॉइंट इज कि हर चीजों का ना एक बैलेंस में रहना जरूरी है। अभी हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहाँ हॉर्मोन्स पढ़ेंगे, वहाँ तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। थोड़ा सा भी ऊपर हो गया बीमारी हो जाएगा, थोड़ा सा भी नीचे हो गया बीमारी हो जाएगा। एक प्रॉपर एक मेंटेन करके रखना होता है उसके कंसंट्रेशन को। तो उन सब चीजों को देखेंगे। तो यहाँ समझ गए आप कि अगर एक्सेस अमाउंट में तो उसको बाहर निकाल देना है, अगर नहीं निकालते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, इसे जल्दी से नोट करोगे आप। मैं यहाँ साइड हो जाता हूँ, तो इसे नोट कर लिए होगे आप लोग। मैं इसे ही रेज कर देता हूँ अब। तो एक्सक्रीशन थोड़ा सा समझ में आया ह्यूमन के केस में। ह्यूमन के केस में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसे बाहर निकालना है हमें। निकालने के लिए क्या क्या बेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं वो सब मैंने यहाँ पे दे दिया। अब देखो बाहर निकालने के लिए क्या क्या ऑर्गन पार्टिसिपेट करेंगे ना, उसे देखते हैं। ठीक है, तो देखना यहाँ पे, यानी अगला जो हमारा हेडिंग हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्गन्स। ऑर्गन्स फोर लिख लूंगा, एक्सक्रीशन किस केस में? तो ह्यूमन के केस में देख रहा, अभी बाहर नहीं जाएंगे हम, अभी जो भी पढ़ रहे हैं वो ह्यूमन के ही केस में पढ़ेंगे। आराम समझ में? तो ये हो गया। अब देखो क्या क्या ऑर्गन है। तो देखो मैंने पीछे भी बात की थी, कुछ प्राइमरी ऑर्गन होते हैं, कुछ एक्सेसरी यानी सेकेंडरी ऑर्गन्स होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो मैं पूरे को ही ओवरऑल लिख रहा हूँ। तो जो सबसे पहला ऑर्गन हो गया हमारा वो हो गया स्किन। ठीक है,
उसको पॉइंट बना के लिख लो, नंबर मत डालो, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑर्गन हो गया हमारा वो स्किन हो गया। तो स्किन देखो कहाँ हेल्प कर रहा है, स्किन कैसे है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो स्किन देख रहे हो ना, ये स्किन दिख रहा है, स्किन से क्या होते हैं, अगर आपको पता हो तो स्किन से स्वेटिंग होता है ना, और स्वेटिंग से नाइट्रोजीनियस वेस्ट बाहर निकलता है, क्लियर है ना, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट NaCl, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है बॉडी से। तो ये हुआ ना एक तरह से एक्सक्रीशन में हेल्प किया ना इसने, आ रहा समझ में। तो लिख लेंगे यहाँ पे हेल्प इन रिमूविंग, help in removing nitrogenous waste in the form of sweat, in the form of sweat के फॉर्म में क्या करेगा, तो ये हमारे बॉडी से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बाहर निकालेगा। साथ ही साथ और समझ लो यहीं पे, ये तो एक तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बाहर निकाला, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा वाटर हो गया ना हमारे बॉडी में कभी कभी, तो उसे भी स्वेटिंग के फॉर्म में निकालता है, अरे समझ में। और साथ ही साथ देखो, आपको याद होगा कि वाटर जब निकल रहा है हमारे बॉडी से, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है, यानी हेल्प इन रिमूविंग वाटर फ्रॉम बॉडी दैट कीप्स अवर बॉडी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी इसी में लिख लेंगे चलो। तो ये आपको समझ में आया कि जो कुछ भी एक्स्ट्रा वाटर है या फिर एक्स्ट्रा नहीं है ना, तो भी कभी कभी कुछ कुछ सर्टेन केसेस में, जैसे गर्मी के दिनों में देखो पसीना ज़्यादा निकलता है तो हम लोग पानी भी ज़्यादा पीते हैं, तो ये सब कुछ डिमांड होते हैं जिसका पूरा करते हैं हम लोग, तो ये सब चीज़ यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, आ रहा समझ में। तो यहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन किया गया। तो एक एक आपने समझ लिया, स्किन, स्किन कहाँ पे हेल्प कर रहा है, क्लियर है आपको। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, इसी के साथ साथ दूसरा पॉइंट देख लेते हैं हम। तो दूसरा हो जाएगा हमारा लंग्स। लंग्स किसको रिमूव कर रहा है भाई, कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव कर रहा है। देखो एक्सक्रीशन में हो तो मेटाबॉलिक वेस्ट में रहना, ये आपको याद रहना चाहिए। मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इजेशन और एक्सक्रीशन में डिफरेंस बता दिया है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट कौन सा निकाल रहा है लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली, क्लियर है ना। तो यहाँ सिंपल सा लिख लो, हेल्प इन रिमूवल ऑफ CO2, क्लियर है ना। तो ये CO2 को रिमूव करने में हेल्प कर रहा है। तीसरा लिखेंगे हम किडनी, और ये देखो यही तो मेन है, किडनी क्या है, किडनी ही मेन है। अब किडनी किसको रिमूव कर रहा है, तो किडनी रिमूव कर रहा है यूरिन को, और यूरिन में है क्या, तो यहीं पे तो मेनली यूरिया है, आ रहा समझ में। और वो बन कहाँ रहा है, तो लीवर में बन रहा है, भूलना मत, किडनी में नहीं बन रहा है। किडनी में वो उसको फिल्टर कर रहा है, हेल्प इन फिल्ट्रेशन, क्लियर है ना। या उसको यूं को एक्सक्रीशन, उसको फिल्टर करके और बॉडी से बाहर निकाल रहा है, हेल्प इन फिल्ट्रेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, मेनली यूरिया, ठीक है ना। या यूरिन में लिख दूं यहाँ पे सिंपल सा, आप समझ जाओगे, है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा लिख देता हूं मैं, हेल्प इन रिमूवल ऑफ यूरिन which contains high amount of nitrogenous waste। और इसमें मेनली कौन आएगा, तो मेनली यूरिया, मैं मेनली लिख देता हूं। वैसे यूरिन का कंपोजिशन क्या क्या होता है ना, यूरिन में क्या क्या चीज प्रेजेंट होते हैं, उसे मैं जब यूरिन फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे बता दूंगा। तो इतनी बातें क्लियर हो गई होगी आपको कि ह्यूमन में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या क्या है। इसके बाद अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब उसको प्रॉपरली देखेंगे एक एक करके, यानी
देखो हम यहाँ पे स्किन और लंग्स को नहीं देखने जा रहे, हम बेसिकली किडनी को देखेंगे, आ रहा है समझ में। यानी अब यहाँ से शुरू करेंगे ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इसे नोट करोगे जल्दी से। तो देखोगे यहाँ पे नोट कर लिया होगा आपने, देखना यहाँ पे। इसी के साथ साथ देखते हैं अब ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे हम, ठीक है ना। आप नोट करते चलोगे, ठीक है। जहां कहीं भी नोट करने में प्रॉब्लम हो, वीडियो को पॉज करो, नोट करो। ऑनलाइन का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। आप टीचर को जितना बार चाहो रिवाइंड करते रहो, ठीक है। क्लासेस में तो ऐसे पॉसिबल होते नहीं है। आप क्लास में 2 बार 3 बार पूछ दो ना, फिर सर गुस्सा हो जाते हैं, भले ही बोल देते हैं बाहर से। तुम्हें एक बार नहीं समझ में आए 100 बार पूछो। कभी पूछ के देखे हो? 100 बार पूछ के देखना, फिर सर बताएंगे अच्छे से, है ना। चाहे मैं हूं या कोई और हो, ठीक है। तो देखना यहाँ आगे देखोगे तो हम देखने क्या जा रहे हैं, ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने जा रहे हैं। यानी अगला हेडिंग जो हो जाएगा हमारा वो होगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखो अगर मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का डिफिनीशन पूछूं तो ये आप सभी को पता होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब क्या होगा, एक ऑर्गन सिस्टम होगा जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करेंगे, और वो ऑर्गन्स वही ऑर्गन्स होंगे जो एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, यानी रिमूवल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस में हेल्प करेंगे। कुछ प्राइमरी ऑर्गन्स होंगे, कुछ एसेसरी ऑर्गन्स होंगे, ये सभी चीजें आपको क्लियर है पहले से, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं डिफिनीशंस वगैरह लिख नहीं रहा हूँ, सिंपल सा देखना ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में सिंपल सा मैं लिखता हूँ कि इसमें होता क्या है, ठीक है। चलो या फिर लिख ही देता हूँ, the organ system in human which help our body to get rid of the different metabolic waste is known as excretory system। आगे लिखेंगे excretory system in human। देखो हम स्पेशली ह्यूमन का पढ़ रहे हैं। कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे क्या क्या कंसिस्ट करेगा उसे लिखोगे, तो ध्यान से देखते रहना यहाँ पे। तो सबसे पहला जो है वो है क्या, तो ए पेयर ऑफ किडनी। क्लियर है ना, पेयर ऑफ किडनी क्या होंगे, दो दो होते हैं ना, तो पेयर बोल रहे हैं उसको। एक पेयर मतलब दो, पेयर मतलब जोड़ा होता है ना, तो पेयर मतलब दो। ए पेयर ऑफ किडनी हो गया। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद जो पाइप होता है जो कनेक्ट किए हुए रहता है दोनों किडनी को, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स हो गया। इसके बाद जो हो गया तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर हो गया, जहाँ पे वो जो यूरिन होता है वो मतलब स्टोर होता है एक तरीके से, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। इसके बाद देख लो लास्ट हमारा हो जाएगा यूरेथ्रा, आराम समझ में, जिससे फाइनली बाहर से एक्सक्रीट किया जाता है। तो ये हो गए हमारे ऑर्गन्स, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम के सारे पार्ट्स हो गए, यानी ऑर्गन्स हो गए, ठीक है ना। इन्हीं सबसे कंसिस्ट है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक ऑर्गन सिस्टम है ना, तो ढेर सारे ऑर्गन्स आएंगे वहां पे, तो यही सारे ऑर्गन्स बेसिकली आते हैं, जिसमें भी मेन जो है पढ़ना हमें ये किडनी पढ़ना है। आ रहा समझ में, तो इसे जल्दी से नोट करो, फिर मैं मिलता हूँ एक डायग्राम के साथ, ठीक है। तो देखोगे इसके बाद हम देखने जा रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के सारे पार्ट्स जो भी आ रहे हैं वो। यहाँ देखो मैंने एक डायग्राम बना दिया है, दिस इज द डायग्राम फॉर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये डायग्राम अक्सर एग्जाम में यानी बोर्ड के एग्जाम में पूछ दिया जाता है 2 या 3 नंबर का, ठीक है ना। और देखो डायग्राम जब पूछा जाएगा ना तो सिंपल सा डायग्राम नहीं पूछेगा, एक डायग्राम बनाओ, उसके पार्ट्स लेवल करो, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दे देंगे कि नेम द पार्ट जो ये काम कर रहा है, नेम द पार्ट जो वो काम कर रहा है, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस डायग्राम को बनाना सीख लोगे आप, जैसा मैंने यहाँ पे बनाया आप इसे देख के बना सकते हो। एनसीईआरटी में हूबहू यही डायग्राम दे रखा है, ठीक है ना। देखो अब
मुझसे अब कोई शिकायत नहीं रहना चाहिए। आप लोगों ने बोला सर आप डायग्राम कम बनाते हो, देखो अब मैं सारा चीज कर रहा हूँ। आपने बोला कलरफुल मार्कर नहीं यूज करते हो, देखो मैं वो भी कर रहा हूँ। तो आपके तरफ से भी शिकायत नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स कि जो भी पढ़ा रहे हैं, जितना पढ़ा दिए उतना क्लियर होना चाहिए। आ रहा समझ में? और ये मुझे पता तो जब चलेगा जब मैं एमसीक्यू सेशन लाऊंगा। एमसीक्यू सेशन में सारे बच्चे को आना है, ठीक है, लाइव आना है, मैं टाइम बताऊंगा और वहां पे पता चलेगा आप कितना पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो तो देखते हैं, इसे शुरू करते हैं हम लोग। तो देखो सबसे पहले इसके नेमिंग देख लेते हैं हम लोग, इसके सारे पार्ट्स को। ठीक है, मैंने यहाँ पे नेम नहीं लिखा है अभी तक। तो देखो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, इस ये वाला पार्ट, यानी कि दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा किडनी। क्लियर है ना? दोनों साइड अब समझोगे। ये जो पाइप जिसे मैंने ग्रीन कलर से दिखा रखा है, ये पाइप कहलाता है यूरेटर। अरे समझ में? यानी दोनों साइड हो गए। ये जो बड़ा सा एक ब्लैडर टाइप है जिसमें स्टोर है कुछ वाटर लाइक, यानी यूरिन वगैरह। क्लियर है ना? तो इसे हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और फाइनली एक ओपनिंग दिख रहा होगा आपको नीचे में, दिस इज व्हाट, तो लास्ट पार्ट हमारा क्या था, यूरेथ्रा ना। दिस इज व्हाट, यूरेथ्रा। तो इतना ही बस पार्ट होता है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ये डायग्राम आपको जरूर से जरूर बनाना सीख लेना है। अब देखो आगे समझोगे, जो मेन प्रोसेस होता है ना फिल्ट्रेशन का, वो यहाँ चलता है। देखो कैसे चलता है उसे समझोगे। अच्छा यहाँ पे दो चीज मैंने लिखा नहीं, देखो ये जो रेड वाला जो ट्यूब दिख रहा है ना, जहां भी दिख रहा है आपको, ये क्या है, सो दिस इज रीनल आर्टरी। दिख रहा है क्या आपको? चलो दिख रहा है, ये थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। अब तो दिख रहा होगा। तो ये क्या है, रीनल आर्टरी। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ बात को समझो, यहाँ कुछ भी याद नहीं करना है। आर्टरी, आर्टरी क्या लेके आ रहा होगा, ब्लड। कैसा ब्लड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से, तो हार्ट से। हार्ट से जो ओरोटा निकलता है ना, वो फिर डिफरेंट टाइप के आर्टरी में बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो उसी में से एक है हमारा रीनल आर्टरी। और रीनल, देखो रीनल जहां भी वर्ड लग जाए, जैसे पल्मोनरी वर्ड जहां लगता था तो क्या समझते थे, लंग्स, वैसे ही रीनल वर्ड जहां लगे ना, वहां आप समझोगे किडनी। आ रहा समझ में? इसे आप दिमाग में बैठा लो, रीनल वर्ड जहां लगे वहां आप क्या समझोगे, तो किडनी समझोगे। आगे समझना यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, रीनल आर्टरी। और एक और देखो यहाँ पे है, एक और ट्यूब है, और ये आपको पहले से पता होगा क्या है। ब्लू कलर मैंने इसलिए दिखाया था तो क्योंकि आपको पता चल जाए ये क्या है, तो ये है तुम्हारा रीनल वीन। आराम समझ में? तो ये वीन हो गया, वो आर्टरी हो गया। ब्लड का सप्लाई समझ ही रहो, देखो इधर भी आ रहा है दोनों, इधर भी। क्लियर है ना? आएगा जाएगा, जो कुछ भी प्रोसेस होना है सब कुछ होगा। अब देखो जो मेन प्रोसेस होता है ना, उस किडनी के अंदर होता है। किडनी के अंदर हमें नहीं जाना है। किडनी के अंदर जाएंगे पता है, जब हम नेफ्रॉन पढ़ेंगे। और वो भी यहाँ पे हमें उतना ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं देखना है किडनी का, बस हमें क्या देखना है, किडनी के एक यूनिट को देखना है, और वो है नेफ्रॉन। किडनी का जो यूनिट हो जाएगा, इस किडनी का जो यूनिट हो जाएगा ना, वो होता है हमारा नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन तो पढ़ेंगे ही हम, अदरवाइज और कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं पढ़ने जा रहे हम, और नेफ्रॉन में सारा प्रोसेस पढ़ेंगे। क्लियर है? तो यहाँ समझोगे हो क्या रहा है, देखो यहीं पे समझ लो, फिर मैं लिखूंगा। यहाँ पे ब्लड आ रहा है दोनों ही किडनी में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो भी है। क्लियर है? उससे यहाँ मतलब नहीं, हमें हमें मेन मतलब है यहाँ पे कि प्यूरिफिकेशन करना। और यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्यूरिफिकेशन थोड़ी करना है। ये तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड इसलिए मैंने दिखा दिया है क्योंकि इसे भी तो ऑक्सीजन की जरूरत है ना, यहाँ भी तो सेल्स प्रेजेंट है ना। आ रहा समझ में? लेकिन देखो यहाँ करेंगे क्या, वो समझना। तो यहाँ क्या होगा कि ब्लड में जो भी इम्प्योरिटीज है, ब्लड में जो कुछ भी इम्प्योरिटीज हैं, वो क्या होगा कि यहाँ पे थोड़े बहुत फिल्टर कर लिए जाएंगे एक बार में। जैसे ऐसे अचानक से नहीं होता है कि एक बार ब्लड आया किडनी में, सारा का सारा इम्प्योरिटी इसने फिल्टर करके इधर दे दिया और बाकी ब्लड को वापस बॉडी में दे दिया वेन्स के थ्रू। क्लियर है? तो ऐसा भी नहीं हो रहा है। क्लियर है ना? आर्टरी से आ रहा है ब्लड, वो ऑक्सीजनेटेड है, लेकिन उसमें वेस्ट प्रोडक्ट तो है ना बहुत सारे। अब उस बेस्ट प्रोडक्ट को इसे फिल्टर करना है। कैसे करेगा, थोड़ा देर बाद अगले सेक्शन में देखेंगे। लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ये फिल्टर तो कर रहा है। क्लियर है? साथ ही साथ अब फिल्टर करेगा तो एक बार में पूरा नहीं कर रहा है, वो ब्लड बार बार यहाँ आएगा, साइकिल चलेगा ना, बार बार सेम ब्लड आता रहेगा।
और बार बार थोड़ा थोड़ा फिल्टर होता रहेगा इधर, और यहाँ पे धीरे धीरे जमा होता रहेगा। अरे समझ में, और ये जमा होते होते धीरे धीरे यहाँ भरेगा। इसमें ये जो ये एक्चुअली यहाँ पे एक मसल्स होता है, स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे भरेगा ना, इसमें प्रेशर बढ़ेगा, मास बढ़ रहा है तो प्रेशर तो बढ़ेगा ना, तो प्रेशर बढ़ेगा और एक थ्रेशोल्ड प्रेशर पे पहुंचेगा ना, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर पे पहुंचेगा, देन वी फील टू यूरिनेट। हमारे नर्वस सिस्टम को ये एक्टिवेट करेगा और हमें क्या होगा, देन वी फील टू यूरिनेट, यानी कि क्या आएगी, सुसु आएगी, है ना, समझते हो ना। तो यहाँ पे मिक्चुरेशन करेंगे इसके बाद हम, आ रहा समझ में। तो यहाँ पे इतना समझे। अब जो बेसिक यहाँ पे पॉइंट्स है मैं पहले लिखूंगा, फिर नेफ्रॉन में चलूंगा, ठीक है ना। चलो देखना यहाँ पे, तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, क्या हम लोग देख क्या रहे हैं, तो किडनी देख रहे हैं। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, किडनी देख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखोगे, दीज आर द मेन organs for excretion in human beings। ये क्या हो गया, मेन ऑर्गन हो गए एक्सक्रीशन के लिए ह्यूमन बीइंग के केस में। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, दीज आर टू इन नंबर। देखो दो दिख रहे हैं ना, दीज आर टू इन नंबर एंड located at the upper part of एब्डोमेन। एब्डोमेन समझते हो ना, पेट, उसके अपर पार्ट में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे देखोगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मैं रेड से लिख रहा हूं यहाँ पे। ईच किडनी consist of a number of coiled tubes called as nephrons। These are the unit of kidney। आ रहा समझ में, यहाँ देखो मैंने लिख भी दिया, ये यूनिट, यूनिट समझते हो ना, इकाई। यहीं से मतलब ढेर सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। जो मेन यूनिट है ना एक्सक्रीशन का, एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो यूनिट है वो क्या है, तो नेफ्रॉन है, इसे याद रखोगे। तो ये नेफ्रॉन का पॉइंट हो गया। अब आगे देखो, इसी में लिख लोगे एक पॉइंट, देखो समझोगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये जो नेफ्रॉन्स होंगे वो क्या करेगा, तो फिल्टर करेगा नाइट्रोजीनियस वेस्ट और एक्सेस वाटर को। कहाँ से, तो ब्लड से। ब्लड जो भी आ रहा है ना, उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, क्लियर है, उन सभी को फिल्टर करेगा और क्या बनाएगा, तो यूरिन बनाएगा। यहाँ देखो यूरिन जमा होगा, विच इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर एंड पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा, क्लियर है ना। तो लिख लो यहीं पे, which is stored in urinary bladder and passed out from body through urethra। आराम समझ में, फाइनली क्या होगा, ये यूरेथ्रा से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा किडनी। आराम समझ में, किडनी क्या हो गए, दो हो गए, क्लियर है, दोनों एब्डोमेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। किडनी के अंदर अगर बात करें तो ढेर सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन्स आर द सेल्स, द यूनिट ऑफ किडनी, क्लियर है। वो नेफ्रॉन में ही सारा प्रोसेस होगा। यहाँ मैंने बस एक लाइन में लिख दिया है, देखो इसे ना हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लिखा है ना, इसे बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा वहां पे, ठीक है। और वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे, थोड़ा हाई लेवल भी देखेंगे हम, ठीक है। चीजों को वैसे भी हम 10th लेवल से थोड़ा ऊपर ही देखते हैं, ठीक है। भले ही वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, वो कोई मैटर नहीं करता है।
तो इतना आपको समझ में आ गया, ये था हमारा किडनी। यहीं पे देखेंगे, अब आगे के पॉइंट्स देखेंगे। तो देखोगे यहाँ हमने किडनी देख लिया, अब हम दूसरा देखने जा रहे हैं, इसके बाद यूरेटर देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखो दूसरा यानी यूरेटर, बस एक एक लाइन लिख लेना, यहाँ हमें ज़्यादा मतलब लोड नहीं लेना, ठीक है ना। यहाँ सिंपली से लिखो, दीज आर पेयर ऑफ लॉन्ग नैरो thin walled ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। देखो लंबे होते हैं, नैरो, नैरो समझ रहे हो ना, बिल्कुल जिसके जो अंदर का ल्यूमेन हो वो पतला हो, ठीक है। नैरो होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, ट्यूबुलर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम, कहाँ से शुरू हो रहा है, तो किडनी से, देख लो, एंड ओपन्स इनटू, कहाँ जाके खुलेगा, तो यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये किया क्या, यूरेटर ने किया क्या, एक रास्ता बनाया, आ रहा समझ में, यूरिन के पैसेज के लिए एक रास्ता बनाया। तो सिंपल सा चाहो तो इसमें एक पॉइंट लिख सकते हो, इट सर्व्स एज ए पाथ फॉर द यूरिन टू पास फ्रॉम किडनीज। क्लियर है ना, ये क्या कर रहा है, यूरिन को किडनी से पास करने के लिए एक रास्ता दे रहा है, आराम समझ में, ये इट प्रोवाइड ए पाथ या इट सर्व्स एज ए पाथ। क्लियर है, तो यहाँ पे यूरेटर भी हो गया आपका। अब इसके बाद देखते हैं, हम यहीं पे देखते हैं, चलो इसे इरेज ही कर देता हूं मैं, लिख लिए हो ना, यूरेटर दिख रहा है आपको, देखो इसलिए मैंने डायग्राम को यहाँ पे इरेज नहीं किया, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर देख लो, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर एक पॉच है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, दैट सर्व्स एज ए टेम्परेरी स्टोरेज फॉर ऑफ यूरिन। अरे समझ में, यहाँ पे क्या होगा, यूरिन का टेम्परेरी स्टोरेज होगा, बाद में इसे फिर बाहर भी निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल सा लिखो, यहाँ पे तो एक ही है ना, इट इज ए बैग लाइक, या पॉच लाइक भी लिख सकते हो, बैग लाइक स्ट्रक्चर in which urine is stored temporarily before removing, before its removal लिख लो, बिफोर इट्स रिमूवल, ये बॉडी से निकले उससे पहले क्या होता है, इसे स्टोर किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया यूरिनरी ब्लैडर। अब देखो लास्ट पॉइंट यहीं पे लिख लो, यूरेथ्रा। यहाँ पे क्या है, यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा बस एक ओपनिंग है, ठीक है ना, जहां से जब ये थ्रेशोल्ड प्रेशर जनरेट होगा तो यहाँ से निकलेगा, इधर कुछ स्पिंक्टर्स मसल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो उसको गार्ड करता है, उसके ओपनिंग को, समझ में। तो यहाँ लिख लोगे सिंपल सा, ये यानी कि यूरिनरी ब्लैडर से बॉडी के बाहर तक मतलब एक्सटेंड करता है, ठीक है। और इसी के थ्रू क्या होता है, यूरिन को बाहर निकाल दिया जाता है, यानी इसके थ्रू क्या होगा, तो बाहर निकाल दिया जाएगा। तो लास्ट इसी में लिख लेना, इट्स मेन फंक्शन is to remove urine
आउट ऑफ बॉडी, बॉडी से बाहर निकालना यूरिन को काम किसका है, तो यूरेथ्रा का है। आ रहा समझ में, यहाँ पे प्रेशर वगैरह जनरेट होगा, उसके बाद फाइनली इसे बाहर निकाल दिया जाएगा। देखो हमने ऊपर ऊपर तो प्रोसेस पढ़ लिया, प्रोसेस नहीं, हमने बस पार्ट्स नहीं देखा है ना, एक्चुअली एक्सटर्नल पार्ट्स देखे हैं। अब हम देखेंगे क्या, इंटरनल पार्ट्स देखेंगे। इंटरनल पार्ट्स दैट मीन्स अब हम देखेंगे ना स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, जो कि मेन प्रोसेस होगा। मैकेनिज्म ही तो मेन होता है ना, मैकेनिज्म में ही तो सब कुछ समझने का होता है, ठीक है। लेकिन इसे आज नहीं देखेंगे, इसे अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको करना क्या है, आपको पता है, डेली का डेली बताना जरूरी नहीं है, है ना। चलो ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।